गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यूनिट ऑफ सेल टॉपिक चल रहा है, यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इससे पहले हम सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट और फिर हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखी और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो हम समझ चुके हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं गोल्जी बॉडी। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये गर्ल सिस्टम का पार्ट है। गर्ल मीन्स जी से गोल्जी बॉडी, ई आर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एल से लाइसोसोम। तो लाइसोसोम हम इसके बाद पढ़ेंगे। ये पूरा सिस्टम जो होता है वो सेल के अंदर एक तरह से मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र और उसके पैकेजिंग का एक पूरा मॉलिक्यूल्स होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है प्रोटीन की, इनकी। तो उनकी पहले निर्माण होगा, फिर उनको दूसरी सेल में ट्रांसफ़र किया जाएगा और वहाँ पे उसका यूटिलाइज होगा। तो इस तरह से ये तीनों जो ऑर्गन जो होते हैं, कौन कौन से, गर्ल सिस्टम वाले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ चुके हैं क्या हुआ था, उसके अंदर क्या करते हैं वो। उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, कुछ हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, कुछ एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने हिसाब से कार्यों को बांट लेती है और वो अपने हिसाब से, जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर ये थी, ये रफ थी, तो रफ के द्वारा प्रोटीन बनती है, स्मूथ के द्वारा हार्मोन या ऐसे चीज़ें जहाँ पर स्टेरॉयड जैसे हार्मोन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर ये एक तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फैट से संबंधित जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित जितने मॉलिक्यूल होते हैं, उन सब की फॉर्मेशन जो होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। और स्मूथ ईआर का निर्माण रफ ईआर से ही होता है, जब वो अपने साइट से राइबोफोरिन जो प्रोटीन होती है वो अलग हो जाती है, तो उससे राइबोसोम जी भी क्या होता है, उससे अलग हो जाता है। तो राइबोसोम डिटैच हो जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसके कारण वहाँ पर स्मूथ ईआर का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी। ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको, गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी की रिजेंबल्स जो है वो, या उसकी समानता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर ये होता है कि इसके जो सिरे होते हैं, दोनों तरफ के सिरे, वो थोड़े से फुले हुए होते हैं, स्वेलन होते हैं, उनमें फुलावट होती है, तो हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी जो देखने का जो श्रेय दिया जाता है वो 1867 में जॉर्ज नामक साइंटिस्ट को हो जाता है। और यह हमें बहुत ही कम सेल के अंदर ये कभी कभार ही दिखाई देती है, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब कि हम इसको कहें कि अपवर्तनांक जो है वो साइटोप्लाज्म के अपवर्तनांक के लगभग सिमिलर है। इसलिए इसकी जो इसकी जो देखने की जो हमारा जो देखने का जो इसको देखें तो ये बहुत ही कम दिखाई देती है। तो सबसे पहले जॉर्ज ने इसको नोटिस किया, लेकिन उसके बाद वो उसको कुछ नाम नहीं दे पाए, और 1898 के अंदर कैमिलो गोल्जी ने इसको अच्छी तरह से डिस्कवर किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये गोल्जी बॉडी बोलते हैं। कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की, इसको खोजा। तो देखा सबसे पहले जॉर्ज ने, लेकिन पूरी तरह से इसके बारे में बताने वाले कौन थे, वो खोज करने वाले कौन थे, कैमिलो गोल्जी। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर ही दिखती है। न्यूक्लियर और मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ये दोनों के बीच में ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एक सेल से दूसरी सेल के बीच में। कर हमने देखा भी था कि ईआर जो है वो घूम कर, हमने पिछले टॉपिक में समझा था कि ईआर जो है वो पूरी तरह से दूसरी सेल के साथ भी जुड़ती है, कुछ पार्टिसिपेशन इसका भी, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं जुड़कर इनडायरेक्ट रूप से कुछ स्ट्रक्चर बनाती है। वो स्ट्रक्चर क्या होती है हम समझेंगे, और उस स्ट्रक्चर के द्वारा ये दूसरी सेल के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र करती है। ये डेस्मोटिब्यूल के द्वारा दूसरी सेल से जुड़ी होती है, जो प्लांट सेल में पाया जाता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं गोल्जी बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके बारे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी टर्मिनोलॉजी के अंदर, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके कार्यों को हम डिटेल में समझेंगे। इसके कार्य क्या क्या हैं, ये क्या क्या हमारी सेल के अंदर फंक्शंस को परफॉर्म करती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर इसकी लगभग ईआर के जैसी ही होती है। इसमें एक सिस्टर नहीं पाया जाता है, जिसके दो फेस होते हैं, सिस और ट्रांस, इसलिए इसको हम सिस्टर नहीं बोलते हैं। कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं और कुछ वेसिकल्स होती हैं। तो स्ट्रक्चर वो की वही है, सेम, लगभग कोई अंतर नहीं है। बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि यहाँ पर कल हमने देखा था कि जो टॉपिक पढ़ा हमने उससे पहले ईआर के अंदर, तो ईआर के अंदर क्या थे, कुछ इमेच्योर ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है उसको वो
पैक कर लेता है और पैक करने के बाद में वो कहाँ भेज दी जाते हैं, स्मूथ के अंदर, और स्मूथ से फिर वो ट्रांसफ़र होते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर। तो गोल्जी बॉडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है वो सेल के अंदर अपने आप को परफॉर्म करती है और सेल के लिए बहुत सारे फंक्शंस अप्लाई करती है। तो इसके अंदर हम बारी बारी से फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये ट्यूब्यूल्स वही सेम है, जो स्ट्रक्चर है अब हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं, इसको हम इस तरीके से देखें तो हमें ये ट्यूब्यूल्स की शेप में कुछ इसके अंदर ऑर्गन्स दिखेंगे। वेसिकल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी प्रोटीन या एंजाइम, जो हार्मोन, मतलब कि स्मूथ ईआर क्या बनाएगी, कुछ हार्मोन्स बनाएगी, स्टेरॉयड या फैट से संबंधित हार्मोन है वो निर्माण करेगी। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन या जो स्ट्रक्चर है उससे संबंधित जो भी एंजाइम है उससे पर्टिकुलर चीज़ें जो है वो उसके अंदर वेसिकल्स के अंदर आएंगी। उनको यहाँ पहले टेम्परेरी पैक किया जाता है और फिर उसको कहाँ भेजा जाता है, गोल्जी बॉडी में परमानेंटली पैक होने के लिए। यहाँ कुछ प्रोसेसिंग होती है पैकेजिंग की। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है पैकेजिंग, और इसका जो गोल्जी बॉडी का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब ये होता है कि जो भी वेसिकल्स आ रही हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स लेकर आ रही हैं, उस मॉलिक्यूल्स पर टैग लगाना। पैकेजिंग मीन्स हम कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, पहले एक जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो गया, उस प्रोडक्ट के तैयार होने के बाद में उसको किस लोकेशन पर भेजना है, मतलब कि यहाँ पर भी क्या होता है, एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ये काम को मैनेज करता है कि किस चीज़ को कहाँ भेजना है। इसलिए गोल्जी बॉडी को हम ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल, क्योंकि इसके द्वारा उस पर्टिकुलर मटेरियल, मान लो ये प्रोटीन या कुछ एंजाइम जो हैं वो पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन में पहुंचाने हैं, तो यहाँ पर इसको कुछ उसके साथ फास्फेट ग्रुप जोड़कर उसको विशेष टाइप से टैग लगा दिया जाता है कि इस डब्बे की पैकिंग है वो इस ऑर्गन में जाएगी, या पेनक्रियाज में जाएगी, या फिर इंटेस्टाइन में जाएगी, कहीं भी उसको जाना होगा, जिस ऑर्गन में उसने अपना काम करना है वहाँ पर उसे क्या करना है, पहुंचा दिया जाता है स्पेशल टैग लगाकर। तो ये पैकेजिंग को फुल एंड फाइनल करता है। स्पेशल फास्फेट ग्रुप उसके साथ जोड़ दिया जाता है और उस फास्फेट ग्रुप के साथ ये निशानी होती है कि इसको सेल के किस पार्ट में जाना है या किस ऑर्गन के किस सेल में जाना है, तो वहाँ पर उसे आसानी से उसको पहुँचा दिया जाता है। तो वेसिकल्स की फॉर्म में होती है ये। तो सिस्टर्नी ये क्या करती है, यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में क्या करता है, उसकी पैकेजिंग का काम करता है साथ में, कि पूरे मॉलिक्यूल्स को, जो भी हार्मोन्स या एंजाइम सेल को अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लें, सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा की फॉर्मेशन करती है, तो उसे सलाइवा को कहाँ पहुंचाना है। विभिन्न हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उसको कहाँ कहाँ काम करना है, वो प्रत्येक ऑर्गन के ऊपर ये अपना काम करती है। इस तरह से थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इसके द्वारा हार्मोन जहाँ बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, लेकिन उसको प्रत्येक बॉडी के ऑर्गन तक उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करना है, कैसे करना है, किस एंजाइम ने क्या करना है, ये सब काम जो है वो पैकेजिंग करती है और उसको वहाँ पर पहुँचाने का काम, या पर्टिकुलर लोकेशन का यहाँ पर टैग लगाया जाता है कुछ फास्फेट ग्रुप जोड़कर, तो वो ऑर्गन उसको पहचान लेता है और उस ऑर्गन को वहाँ पर रिसीव कर लेता है। पैकेजिंग करके इसको बाहर भेजने का काम एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। इसको फिर पर्टिकुलर सेल से बाहर भेजना है तो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है, और सेल के अंदर किसी दूसरे ऑर्गन में लेके जाना है तो आसानी से वहाँ पर उस सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। जिस सेल के पास पहुँचेगा और वहाँ पर वो सेल रिसीव करेगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ये बहिर्श्रवण बोलते हैं इसको, और उसको अंतःश्रवण, मतलब कि कोशिका उस मॉलिक्यूल्स को अंदर ले लेती है। तो यहाँ पर जो गोल्जी अपरेटस है ये वहाँ उन ऑर्गन में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर कोई मॉलिक्यूल सिक्रीट होता है, स्रावी होता है। तो स्रावी अंगों के अंदर इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। मेनली एक सेल के अंदर इसकी संख्या 5 से 7 होती है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनकी संख्या, जहाँ पर सिक्रेशन की आवश्यकता है, वहाँ पर इनकी संख्या जो होती है वो हज़ारों में भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दूँ, जो काराका राइजोइट्स है, उसके अंदर लगभग 25,000
क्या पाई जाती है, गोल्जी अपरेटस पाए जाते हैं, गोल्जी काय पाई जाती है। इसके साथ साथ यदि हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें और प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर उसको अलग से नाम दिया जाता है डिक्टियोसोम। इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट्स मतलब कि जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती, तो जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, इन एनिमल्स के अंदर इस में पाए जाने वाले गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है व्हाट इज डिक्टियोसोम, तो उसको हम किसको बोल सकते हैं, गोल्जी अपरेटस को ही बोल सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ही बोल सकते हैं, या ये गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं, लेकिन इनको अलग से टर्म डिफाइन की गई है डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम की संख्या वहाँ पर भी अलग अलग होती है। यदि हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो वहाँ पर उनकी संख्या लगभग ये माने कि 3 से 7, और प्लांट्स के अंदर इनकी संख्या जो होती है वो लगभग 10 से 20, मतलब कि प्लांट्स के अंदर इनकी संख्या 10 से 20 होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स कौन से, डिक्टियोसोम जिसमें पाया जाता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, उनकी संख्या जो होती है वो 3 से 7 होती है। और नॉर्मल प्लांट या एनिमल सेल के अंदर इनकी संख्या जो होती है वो नॉर्मल एनिमल सेल के अंदर की संख्या जो होती है वो 5 से 7 के करीब पाई जाती है। लेकिन स्पेशल स्त्रावी अंग, जैसे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जितने भी एंजाइम सिक्रिएट करने वाले पेनक्रियाज है और जाइमोगन सेल्स हैं, उनके द्वारा जो स्टमक में पाई जाती है, इसके द्वारा हार्मोन निकलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन को पाचन करने के लिए। पेनक्रियाज से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी होता है, प्रोटीन का पाचन भी होता है और लिपिड का पाचन भी होता है। तो वहाँ पर उस एंजाइम के पाचन के लिए, उस पदार्थ के पाचन के लिए जो एंजाइम सिक्रिएट होते हैं, तो वहाँ पर उस भाग के अंदर बहुत अधिक मात्रा में गोल्जी बॉडी पाई जाती है। बाकी नॉर्मल सेल्स के अंदर इनकी संख्या लगभग 3 से 7 या 5 से 7 होती है। तो उन पदार्थों को बना लिया जाता है, बनाने के बाद उसको पैकिंग करने का काम और उनके ऊपर टैगिंग करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, ताकि पर्टिकुलर सेल तक वो पदार्थ सेल ने बनाया है तो वहाँ पर वो इजीली पहुँचा भी जा सके। इसके साथ क्या करता है, ये कुछ मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के प्रोटीन और लिपिड के साथ जॉइंट कर लेता है, तो उसके द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन बनती है, ग्लाइकोप्रोटीन लिपोप्रोटीन। तो इसके द्वारा जो प्रोसेस काम में ले जाते हैं, यदि कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन के साथ लिंक होता है, प्रोटीन के साथ, तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। और दूसरा, यदि लिपिड का प्रोटीन के साथ यदि लिंक होता है और उसको पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो इस प्रोसेस को इजी करने के लिए वो अपने साथ लिपिड को जोड़ लेता है, तो इसको हम बोलते हैं लिपोसाइलेशन। इसको ग्लाइकोसिलीकरण बोलते हैं और इसको लिपोसिलीकरण बोलते हैं। तो ये प्रोसेस भी किस में किया जाता है, गोल्जी बॉडी में किया जाता है, गोल्जी अपरेटस में किया जाता है। उसके बाद ये कुछ सेल के अंदर या कुछ ऑर्गन के अंदर कुछ फॉर्मेशन भी करता है। वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, अभी देखते हैं। ये फॉर्मेशन करता है सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद ये लाइसोसोम, मतलब कि गर्ल सिस्टम का लास्ट पार्ट, इससे क्या बनेंगे, लाइसोसोम, जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। व्हाट इज लाइसोसोम, लाइसोसोम का निर्माण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्रोसोम। एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है, स्पर्म के अंदर, ह्यूमन स्पर्म के अंदर क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। और एक्रोसोम जो होता है उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो उसके अंदर गोल्जी बॉडी के द्वारा भर लिए जाते हैं, और वो फिर वो एंजाइम जो होते हैं वो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म के द्वारा एग की मेम्ब्रेन को वहाँ पर डिसॉल्व करने का काम में आता है। तो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर एक्रोसोम क्या होता है। तो स्पर्म के अंदर पाया जाने वाला एक्रोसोम सिरे पर होता है, बिल्कुल टॉप हेड के ऊपर पाया जाता है। तो जैसे ही हेड किसी ओवम के साथ टकराता है तो ओवम की मेम्ब्रेन को घोलने का काम कौन करता है, उसे डिसॉल्व करने का काम कौन करता है, एक्रोसोम। उसमें तो एक्रोसोम की फॉर्मेशन होती है, वो गोल्जी अपरेटस ही होता है। वो गोल्जी अपरेटस अपने आप को एक्रोसोम में मॉडिफाई कर लेता है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवम, ओवम के अंदर ये पित्त योग का निर्माण करता है ताकि मैच्योर होने वाले एम्ब्रियो को क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले, या हम ये कह सकते हैं कि उसको पोषण देने का काम पित्त का निर्माण कौन करेगा, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी अपने आप को पार्टिसिपेशन करता है, सेल मेम्ब्रेन भी बनाता है। तो इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, पैकेजिंग करना, ग्लाइकोसाइलेशन करना, लिपोसाइलेशन करना, ये सब प्रोसेस जो होते हैं वो इसके द्वारा अप्लाई किए जाते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। एब्सेंट कहाँ होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में, तो एब्सेंट होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ हमने इसको पढ़ा था, ये कहाँ कहाँ एब्सेंट थी, ह्यूमन मेमेलियन आरबीसी के अंदर, तो वही सेम है, ह्यूमन मेमेलियन आरबीसी में एब्सेंट होती है। उसके बाद हमने इसको एब्सेंट देखा था कहाँ पर, ओवम के अंदर। ओवम के अंदर ये एब्सेंट होता है, लेकिन ये ओवम के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है पित्तक के रूप में, या विटेलाइन, उसको हम बोलते हैं विटेलाइनोजेनेसिस। पित्तक का निर्माण जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विटेलाइनोजेनेसिस, या पित्त का उसका योग का निर्माण। तो हम इसको अलग से छोड़ देते हैं। अब यहाँ किस किस में एब्सेंट होगा, ये आरबीसी के अंदर एब्सेंट होगा। दूसरा, ये एब्सेंट होगा टेरिडोफाइट के, सभी टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होता है। और थर्ड, आरबीसी में एब्सेंट। नंबर 2, टेरिडोफाइटा में ये नहीं पाया जाता, टेरिडोफाइटा में एब्सेंट होता है। नंबर 3, स्पर्मेटोजोआ ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्पर्मेटोजोआ ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। और फोर्थ, प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं उनमें एब्सेंट होता है। क्यों प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन रखती है, तो ये मेम्ब्रेन का बना होता है, सिंगल मेम्ब्रेन अपने आप को फोल्ड कर लेती है, ईआर की तरह ही होता है, लेकिन उसके फंक्शंस अलग हो जाते हैं। ईआर को मॉडिफिकेशन एक तरह से और एक ऑर्गन की तरह काम करता है, तो इसका अलग से फंक्शन है। ये एब्सेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है। और देख लेते हैं कहाँ कहाँ एब्सेंट हो सकता है ये। हाँ, एक एग्जाम्पल रह गया, 5th, सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स प्लांट्स में पाई जाती है, जिसको फ्लोएम के एक पार्ट है, फ्लोएम टिश्यू का एक पार्ट है जो फूड मॉलिक्यूल्स का क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो सीव ट्यूब में ये गोल्जी अपरेटस एब्सेंट होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल्स के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, लिपोसाइलेशन क्या होता है, एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, पित्त का निर्माण कौन करता है, विटेलाइनोजेनेसिस क्या होता है। तो कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैकेजिंग करने का काम करता है, मतलब कि मटेरियल को, प्रोटीन को, लिपिड को उसके क्लासीफाई करने के अनुसार लिपिड को कहाँ पहुँचाना है, प्रोटीन को कहाँ पहुँचाना है, हार्मोन यदि बन गया तो कहाँ पहुँचाना है, तो उन सबको क्लासीफाई करके उससे टैगिंग करने का काम एक पर्टिकुलर फास्फेट ग्रुप उस सेल का या उस ऑर्गन से संबंधित वहाँ पर लगा दिया जाता है कि ये उस सेल में जाएगा। तो इस तरह से उसकी टैगिंग की जाती है और टैगिंग करने के बाद उसे भेज दिया जाता है उस पर्टिकुलर सेल के ऊपर। मतलब कि इसको ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पहुँचानी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे लाइसोसोम, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ भी बहुत सारे एंजाइम होंगे और कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।